बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, दो ऐसी खबरें हैं जिनको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार ये तो इस कौम के साथ मजाक हो रहा है। पहली ये है कि नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि तरक्की का सफ़र जहाँ पे रुका था वहीं से शुरू करेंगे। पता नहीं पाकिस्तान ने तरक्की कब की थी और सफ़र कब रुका था। दूसरा, आसफ अली जरदारी साहब, उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को जिस दिन इलेक्शन है उसी दिन बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म बनाएंगे। ये हो क्या रहा है इस कौम के साथ? ये तो एक्सपीरियंस समझे जाते हैं सियासतदान। 3 बारियां, 2 बारियां, कितनी बारियां और इन्होंने लेनी है? हमेशा इन्होंने इक़्तिदार के ही मज़े लूटे हैं। अब फिर ये ऐसी स्टेटमेंट्स, वोटर अब इन बातों पे मुतवज्जो होता है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बड़ी हैरत की बात है कि आपको अभी भी ये महसूस होता है कि कुछ सियासतदान जब बयान देते हैं तो उससे कौम के साथ मजाक होने वाली एक सूरत हाल का बंदे को एक तासुर मिलता है। मेरे ख्याल में अब ये तासुर वाली बात नहीं है, अब ये एक हकीकत है कि पाकिस्तानी कौम के साथ, पाकिस्तान की रियासत के साथ बड़े लंबे अरसे से मजाक होता चला आ रहा है। और सबसे बड़ा मजाक आपको पता है क्या होता था? हमें कहा जाता था कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। वो मोड़ वो अभी हमने अभी जी अबूर जी नहीं किया। जी जी। और अब हमें आके ये पिछले जो 16 माह का एक अरसा है उसमें अगर हम देखें तो अब आके हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि दर हकीकत वो नाजुक मोड़ नहीं था। हम एक गोल चक्कर में फंसे हुए हैं। और जब भी किसी किस्म का कोई क्राइसिस किसी हुकूमत के ऊपर आता है तो वो क्राइसिस जो है वो अल्लाह ताला की जानिब से एक इम्तिहान समझते हुए और कौम के ऊपर भी उसको थोप दिया जाता है और कहा जाता है कि मुल्क एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। ब्लैकमेल किया जाता है कौम को। बिल्कुल ब्लैकमेल किया जाता है सियासतदानों की जानिब से, रियासती इदारों की जानिब से। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अवाम के जो हकूक़ हैं या अवाम की फलाह व बहबूद का जो एक नुक्ता होता है वो इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर कहीं भी हमें वो तरजीहात में नज़र नहीं आता। अब नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने 2017 में ख़त्म किया तो था। आपके पास लिमोजीन थी तब? नहीं। अब यही बात तो मैं वही करने लगा था कि देखें, नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा से हटे 1 साल तकरीबन, बल्कि 1.5 साल बनता है, 1.5 साल से भी पौने जायद बनते हैं, पौने 2 साल के ये साल एक बनता है। उन्हीं के जमात के वजीर आजम थे शाहिद खाकान साल अब्बासी। एक पूरा रहे। जी जी, साल साल पूरा बन जाता है तकरीबन। जुलाई टू जी जुलाई जी, वो 31 मई तक ठीक वो है। चले। जी जी। तो आप देखें कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो नवाज शरीफ के दस्ते रास्त समझे जाते थे, बहुत और ज़्यादा। भाई से ज्यादा ट्रस्टवर्दी। जी जी। और वो वजीर आजम बने। मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी की, असम्बली नहीं टूटी, असम्बली वही रही, सिर्फ वजीर आजम तब्दील हुआ, नई काबीना आ गई, लेकिन मुस्लिम लीग नून बहरहाल पावर में रही। उसके कबीना भी नहीं आई थी, वजीर आजम सिर्फ नया आया था। कबीना तो नवाज शरीफ की थी सारी। जी जी, नवाज शरीफ की थी, लेकिन वो कुछ चीज जो सीटें थी ना जी। वो उसमें शफलिंग हुई थी। जैसे पहले चौधरी निसार अली खान थे, बाद में वजारत दाखिला का जो चार्ज था वो एहसन इकबाल साहब को दे दिया गया। इस तरह मुख्तलिफ कुछ वो हुई थी तब्दीलियाँ। जी। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि पूरे 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। जो पॉलिसियाँ नवाज शरीफ साहब अपने बतौर वजीर आजम लेके चल रहे थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के आने के बाद भी वही पॉलिसियाँ बरकरार रहीं, किसी किस्म का कोई रद्द बदल नहीं किया गया। और आप अलमिया देखें कि ये अब कौम को कहते हैं कि 2017 में जहाँ तरक्की का सफ़र ख़त्म हुआ था वहीं से आगे शुरू करेंगे। यानी नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि पूरी मुस्लिम लीग नून में तो उनके भाई ने 16 माह में कौम को यह बावर कराया है कि उन्होंने रियासत के ऊपर अपनी सियासत कुर्बान कर दिया, तो वो क्या? सर मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब देखें कि नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अगर कोई ज़हीन व फतीन दिमाग है, कोई एक दिमाग है, तो वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब है। इसके अलावा बाकी सारे जो है ना, जिसमें निहारी और वो हाँ, पाए भरे हुए। बाकी सारे या तो रोबोट हैं या कम अकल हैं या जाहिल हैं, या उनमें जो अकल और दानिश की कोई रत्ती बराबर भी उनके अंदर ये अंसर मौजूद नहीं है कि वो कोई दुरुस्त फैसले ले सकें, मुल्क और कौम की फलाह बहबूद के हवाले से कुछ अच्छी पॉलिसी मुरतब कर सकें। तो आप देखें कि उन्होंने वो तकरीबन 1 साल शाहिद खाकान अब्बासी का भी फहरिस्त से निकाल दिया। फिर पिछले 16 माह उनके भाई की हुकूमत रही। भाई की हुकूमत नहीं थी, दर हकीकत नवाज शरीफ साहब की ही हुकूमत थी। भाई कुछ भी नहीं करता था। सारी अहम जो फैसले होते थे या पॉलिसी से मुतल्लिक अगर किसी भी किस्म के इकदाम किए जाते थे
उन सब की इजाजत नवाज शरीफ साहब से ली जाती थी। जहां तक कि जब 15 रोज के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा भी करना होता था तो उसके लिए भी नवाज शरीफ साहब से इजाजत ली जाती थी। और आप देखें कि एक दो बार तो बाकायदा ये ड्रामेबाजी भी की गई कि जब 30-35 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया तो कहा गया कि नवाज शरीफ साहब तो गुस्से में वो मीटिंग इजलास ही छोड़कर चले गए थे। उससे क्या फर्क जी पड़ा जी। था? और वो पता चला कि नवाज शरीफ साहब गुस्से में इजलास छोड़कर चले गए थे और उन्होंने मंजूरी नहीं दी, और उसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन आ जाता था पेट्रोल की कीमतों में 35 रुपए का इजाफा कर दिया गया, 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया। हो सकता है वजीर आजम समरी अप्रूव ना करे और इजाफा हो जाए। सर यही बात है, कितना एक बेवकूफ लोग ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। वजारत खजाना वजीर आजम से अप्रूवल लेती थी, वजीर आजम अप्रूवल देते थे वजारत खजाना को, वजारत खजाना फिर आगे ओगरा को और दीगर जो मशीनरी है उसको ये आगाह करते थे। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के इल्म में ना हो और वजारत खजाना के हुकाम जो है वो अपने तौर पर इतना बड़ा डिसीजन ले लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसहाक डार साहब तो थे ही नवाज शरीफ के दस्ते रास्त समदी भी हैं, तो ये वजह से मिफ्ता इस्माइल की कुर्बानी देना पड़ी और वो आज तक अपनी जमात से नाराज हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस अजीम शान तरक्की के ये दावे करते हैं उस तरक्की का थोड़ा सा पस मंजर भी मैं आपको बता देता हूं कि 2018 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर यानी स्टेट बैंक के पास 7 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर थे। इसके अलावा तकरीबन 18.9 अरब डॉलर का आपका जो ये क्या कहते हैं उसको डेफिसिट था आपका, और 38 जी नहीं ट्रेड डेफिसिट जो है वो करंट अकाउंट जो आपका खसारा था वो 18.9 अरब डॉलर का था, और आपका जो तिजारती खसारा था सालाना वो उस वक्त 38 अरब डॉलर पे था। तो ये नवाज शरीफ साहब पता नहीं किसको बेवकूफ बना रहे हैं, ये समझते हैं पाकिस्तान के कर्जे खत्म हो गए सर, कहां कर्जे बड़े हैं, रिकॉर्ड कर्जे बने हैं। आप एनर्जी की जरूरत पूरी होगी। बहुत अच्छी बात याद दिलाई है, आपको पता होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर अनवर बेग हुआ करते थे जी मरहूम, जो बाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे। इन्होंने 2015-16 में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को बाकायदा खत लिखा था और इन्होंने खत में कहा था कि जितने अंधाधुंध हम कर्जा पाकिस्तान ले रहा है ये हमारे जो क्या कहते हैं उसको जीडीपी की जो ग्रोथ है ये उसके हिसाब से हमारे कर्जे जो है वो उसका तवाजुन बिगड़ रहा है। तो ये हो सकता है खुदा न खास्ता कि कहीं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इन कर्जों के जरिए हमें जाल में फंसा कर हमारे एटमी असासों के हवाले से हमारे साथ किसी किस्म की कोई सख्त शराइत न रख दे। ये खत जो है ये उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम को लिखा, और ये खत लिखने के बाद मुस्लिम लीग नून ने वो क्या नाम है उनका, नाम मैंने उनका बताया यार, सेनेटर जी सेनेटर अनवर बेग साहब जी। तो इन्होंने अनवर बेग साहब को पार्टी से ही इन्होंने साइड लाइन कर दिया। तो ये तो सर इनके वो तारीख, और सबसे एक और बड़ा जुर्म जो इस मुल्क और कौम के साथ इन्होंने किया वो ये किया कि 5 साल तक इन्होंने डॉलर को मसनूई तरीके से मुंजमद करके रखा। और आप देखें कि 5 साल तक मुंजमद रखने से नुकसान क्या हुआ कि जब निगरान हुकूमत 2018 में बनी तो उस 2 महीने के दौरान डॉलर 100 से जंप लगा के 135 से 140 के दरमियान पहुंच चुका था। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है तो उनको तो डॉलर मिला ही तकरीबन 135 से 140 के दरमियान है। तो अगर 135 से लेके 140 से आगे बढ़ा डॉलर और वो गया 170, मानते यार तो सही ना, इस दौर में तरक्की हुई। सर ये मैं वही बता रहा हूँ ना कि अगर उस लेवल पे चला भी गया है तो ये 3.5-4 साल में 30-35 रुपए का इजाफा बनता है। तो सवाल तो मुस्लिम लीग नून से ये होना चाहिए कि आपने डॉलर को मसनूई तरीके से 700 अरब रुपए इन्होंने 5 साल में उड़ाया, बर्बाद किया, सिर्फ इस बात के लिए कि डॉलर को मसनूई तरीके से होल्ड करके रखा जाए। अगर डॉलर 2013 से 18 के दरमियान अपनी जो असल वैल्यू थी उसके ऊपर रहता, वो 130, 32, 35, 25, 28, 27 पे होता, तो वो जो महंगाई का एक तूफान ये निगरान हुकूमत के आने के बाद और पीटीआई की हुकूमत बनने के बाद आया, वो तकरीबन अवाम कुछ हद तक वो पहले ही उसको बर्दाश्त कर चुके होते। फिर उसी हिसाब से आप देखें कि तनख्वाहों में ये कितने काबिल इंसान है, कितने काबिल हैं जिनने पाकिस्तान को तरक्की दी 2017 तक, काबिलियत उनकी क्या है? सर क्रेडिट पे आपको कोई एक चीज नजर सर मैं यही बता रहा हूँ ना आपको कि इन्होंने डॉलर को मसनूई तरीके से रोक के रखा। ये समझते हैं कि ये हमारी तरक्की का राज था, हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम रखी, हमने जो महंगाई थी उसको कंट्रोल में रखा। उसकी वजह यह थी कि इन्होंने डॉलर को होल्ड करके रखा हुआ था। दूसरे लतीफे की तरफ
जी जी। सदर जरदारी साहब, साबिक सदर साबिक। जरदारी साहब, हाँ वैसे आज भी उनके जो है वो ना, उनके सारी पीपल्स पार्टी हाँ, कहती सदर है हाँ। उन्हें। वो कहते हैं कि 8 फरवरी को ना इलेक्शन वाले दिन है, बिलावल को वजीर आजम बनाएंगे। क्या बात है। देखें, हंसी नहीं है आपको? ख्वाहिशें रखना मेरे ख्याल में कोई गुनाह या कोई जुर्म नहीं है। एक वालिद अगर अपने बेटे के लिए ये ख्वाहिश रखता है कि 8 फरवरी को मेरा बेटा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेगा, तो यार उनको रखने दें। हर वालिद की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे जो है वो किस तरक्की करें। बुनियाद पर? ये बुनियाद उनकी सिर्फ यही है कि शायद वो समझते हैं कि वो भी स्टेट के लाडले हैं, लेकिन उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि वो इस वक्त स्टेट के लाडले नहीं है। इस वक्त लॉलीपॉप तो चूस रहे हैं बेचारे नवाज। जी 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 जी। नवाज शरीफ साहब को भी जो लॉलीपॉप दिया गया है, मेरे ख्याल में वो बच्चा रोता है ना तो उसके मुंह में चूसनी ठोंस देते हैं। वो चूसनी से निकलता निकलता कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे को वो एक उसका जो रोना है ना वो बंद हो जाता है। तो मुस्लिम लीग नून के साथ भी यही हो रहा है, इनके मुंह में चूसनी डाल दी गई है, उस चूसनी से निकलना कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि कम अज कम इनका रोना धोना जो है वो बंद हो गया है। वो भी बिजी रहता है और मुंह बिजी रहता है और उनका रोना जो है बच्चे का, जिस तरह बच्चे का रोना बंद हो जाता है, मुस्लिम लीग नून का भी रोना बंद हो गया है। और जब ये इंतखाबात होंगे इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की बेहतरी का आगाज़ होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जिस वो गोल चक्कर में हमें गुज़श्ता 76 साल से इन्होंने फंसाया हुआ था, और एक होता है ना कंप्यूटर साइंस के अंदर एक लूप नाम की एक चीज़ होती है कि वो शुरू करें वहीं हाँ वो वहीं पे साइकिल। चीजें साइकिल वो उधर ही घूमती रहती है। तो हमें ना इन्होंने 76 साल से एक लूप में लगा के रखा हुआ है। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि 8 फरवरी के जब इंतखाबात होंगे तो यहाँ से आगे पाकिस्तान इस गोल चक्कर से निकल के सीधी सड़क पे चढ़ जाएगा। और एक बार हम सीधी सड़क पे चढ़ गए ना सर, तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं फिर पकड़ाई नहीं देंगे। फिर कम अज कम हमें ये मालूम होगा कि हम कहीं जा रहे हैं, एक ही जगह पे नहीं घूम रहे। अब वो जगह खुदा न खास्ता हमारे लिए बेहतर है नहीं है, वो वहां से हमारी तरक्की का सफर आगे कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा, ये तो हम मुस्तकबिल का तो हमें इल्म नहीं है, हालात वाक़यात तो अल्लाह पाक की ज़ात जानती है। लेकिन कम अज कम हम इस गोल चक्कर से निकलेंगे। और जिस गोल चक्कर ने हमारे पूरे मुल्क को, आवाम को, पाकिस्तान की मईशत को चकरा के रख दिया है। और आप देखेंगे 50 साल पहले बांग्लादेश हमसे अलग हुआ और आज बांग्लादेश तरक्की की रास्ते में वो हमसे भी आगे निकल चुका है। हमारे पूरे सूबा सिंध से भी छोटा है बांग्लादेश, लेकिन आप देखें कि बरामदात के मुकाबले में और ख़ास तौर पर टेक्सटाइल के मामले में वो हमसे कितना आगे है। और यही पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जब 2008 में आई थी, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की जो जब उन्होंने अपना ओहदा छोड़ा था उसके बाद इंतखाबात हुए और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी बड़ी तादाद में यहाँ से बांग्लादेश मुंतकिल हुई थी। और उस वक्त बांग्लादेश ने पाकिस्तान के जी जी और पाकिस्तान ने बांग्लादेश ने पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स को कौन कौन सी मराहत दी थी, ये आप उठा के देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर कैसे जो प्रोडक्टिव इकोनॉमी होती है उसको किस तरीके से हिट किया जाता है। और उस हिट करने की वजह से पाकिस्तान की बरामदात आगे ना बढ़ सकी। मुस्लिम लीग नून के दौर में उल्टा बरामदात बढ़ने की बजाय मजीद कम हो गई, यानी परवेज मुशर्रफ के दौर से लेके 2018 तक हमारी बरामदात जो जिसमें हर साल के हिसाब से इजाफा होना चाहिए था वो मजीद कम हो के वो 22 अरब डॉलर पे आ गई। फिर पीटीआई की हुकूमत आई, इन्होंने कोशिश की और हमारी बरामदात आगे बढ़ी। तो मेरे ख्याल में एक तसलसल का जो सफर है वो जब आगे बढ़ेगा तो उसी से ये सारी चीजें क्लियर होंगी। आपको पता है वो गलबन हमजा शहबाज साहब ने भी एक बयान दिया है कि आइंदा आम इंतखाबात में जीतने वाली सियासी जमात को कम अज कम 10 साल का वो आईनी कैप्टन सफदर साहब ने चले, उन्होंने कहा नवाज शरीफ को 10 साल का मैंडेट दे दे, वजीर आजम बना देना। इसके बाद उनकी ना आंख खुल गई। इसके मैंने हमजा का भी मेरे ख्याल में इसी तरह की एक स्टेटमेंट ने जो बड़ा बयान दिया ना, उन्होंने कहा कि जिसने कौम का पैसा लूटा है ना उसे हुकूमत में नहीं आने देंगे। देखें ये तो फिर उनके आपस में घर की पॉलिटिक्स है, शीन और नून में लड़ाई जारी है, क्योंकि करप्शन के इल्जामात बहरहाल सबसे ज्यादा तो नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों पर लगते हैं। अगरचा इन्होंने भी रज के करप्शन की है, 16 अरब रुपए की करप्शन होती है और ये करप्शन होती है, ये अच्छी चीज होती है बच्चों, इससे मुल्क तरक्की करते हैं। इन्होंने तो बहरहाल बच्चों के इस तरह की ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।